Where's the pen? शुरू करें? कल चला इसको कंप्लीट कर देंगे। शुरू करें? कहां तक हुआ था? 65। यहां से होना था 65। यहां से ना कहता उत्तक से नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। उत्तक से नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है? चला टिश्यू कल्चर। राइजोपस बीजाणु समासंग द्वारा जनन करते हैं, जिसको हम स्पोरेंगियम कहते हैं। ये आपको याद रखना है, कुछ खास नहीं है। दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिकाएं कौन जनन? लैंगिक जनन में युग्मक द्वारा क्या बनाता है? युग्मनज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है युग्मक से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मक से क्या बनता है? चला युग्मनज बनता है। क्रोमोजोम से जो है, क्रोमोजोम से युग्मक बनता है, युग्मक से युग्मनज बनता है। क्रोमोजोम से युग्मक बनता है, युग्मक से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज से ही जीव का निर्माण यानी भ्रूण का निर्माण होता है। जीव कहिए या भ्रूण का निर्माण होता है। क्रोमोजोम से युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से जीव या क्या भ्रूण का निर्माण होता है। लिख लिए? यही ऑर्डर रहेगा, हमेशा इसी से क्वेश्चन पूछता है। क्रोमोजोम से कहेगा क्या बनता है? एक ऑप्शन दे देगा युग्मक, एक ऑप्शन दे देगा युग्मनज। क्या मारिएगा? युग्मक। युग्मक नहीं रहेगा तब युग्मनज। तो देख लीजिए, युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है। युग्मनज से ही ना नया जीव बनता है। क्रोमोजोम से क्या बनेगा? युग्मक। युग्मक से क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज से क्या बनेगा? जीव। हम बोले थे चला गतिशील कोशिकाएं किसमें होती है? नर युग्मक में कि मादा युग्मक में? गतिशील जनन कोशिकाएं नर युग्मक में होती है। अस्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे, भोजन का भंडारण जब भी होगा मादा में युग्मक में ही ना होगा रे। मेल युग्मक में भोजन होता है क्या? भोजन का संग्रह जब भी होगा, प्लासेंटा वगैरह जितना है सब कहाँ होता है? मादा युग्मक। सामान्यतः परागन किस रंग का होता है? ये जो परागन होता है वो किस रंग का होता है? पीले रंग का। पूछता है लिटमस पेपर किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। लिटमस पेपर बैगनी रंग। बेरियम सल्फेट सफेद। लेड आयोडाइड पीला। याद है? तो परागन किस रंग का होता है? पीले रंग। आधार पर उभरा फूल भाग अंडाशय है, मध्य क्या है? वर्तिका। तथा ऊपरी भाग क्या है? वर्तिकाग्र। ये जो ऊपरी भाग है चला, ये देखो ये वाला भाग है वर्तिकाग्र। क्या है ये? कहता है मध्य भाग, ये वाला भाग जो है ये क्या है? वर्तिका है। और उभरा हुआ आधार वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है? अंडाशय। सबसे ऊपर कौन है? वर्तिकाग्र। मध्य वाला भाग क्या है? वर्तिका। सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय। कहते हैं आधार पर उभरा, आधार पर बेस में सबसे नीचे कौन है? उभरा फूला हुआ भाग। देखो तो फूला हुआ है, बोलो रे। उभरा फूला भाग क्या है? अंडाशय। बीच वाला भाग क्या है? वर्तिका। सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? वर्तिका। तो आपको कहेगा कि बताओ परागन कहाँ होता है? कहाँ होता है? वर्तिकाग्र। कहाँ होता है? परागन जो होता है, ये जो परागन है ये कहाँ होता है? वर्तिकाग्र पर। अब परागन किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? एक लाइन लिख लो, परागन वर्तिकाग्र पर होता है। परागन, परागन जो होता है चला, ये कहाँ होता है? वर्तिकाग्र पर होता है। परागन कहाँ होता है?
वर्तिकाग्र पर होता है। परागन कहाँ होता है? वर्तिकाग्र पर होता है। सबसे ऊपर वाला भाग कौन है? वर्तिकाग्र। उससे नीचे वाला भाग वर्तिका। सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय। फूला हुआ भाग अंडाशय, उभरा हुआ भाग अंडाशय। परागन कहाँ होता है? वर्तिकाग्र पर। एक ही पुष्प में पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन किसके द्वारा होता है? स्वपराग। मतलब अपने से निषेचन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वपरागन। एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। अगर स्त्री के सर और पुंग के सर दोनों होगा तो क्या होगा? द्विलिंगी। एगो कोई होगा तो एक लिंगी। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय फल में। बीजांड किस में? बीज में। और अंडाशय फल में विकसित होता है। भ्रूण विकसित होकर क्या बनेगा? नवोद्भिद। अरे भ्रूण है ना नवोद्भिद बनता है रे। जो हम लोग कहते हैं युग्मक, युग्मक से युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से नया बच्चा, नवोद्भिद जिसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया तुम्हारा नवोद्भिद। जो पहला भ्रूण जो अपने निश्चित शेप में आता है तो उसको हम लोग नवोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में। बोलो ने। नर का जो भ्रूण होता है, नर का जो शुक्राणु होता है, वो गतिज होता है कि स्थैतिक होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में। कहाँ होता है? टेस्टिस अर्थात वृषण में होता है। प्रोस्ट्रेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जो शुक्राणु को तरल, स्नेहक तथा पोषण प्रदान करता है। और एक चीज और ध्यान रखना, प्रोस्ट्रेट के काम में ही शुक्राणु का सफेद रंग होता है। प्रोस्ट्रेट में ही शुक्राणु का कौन रंग होता है? सफेद रंग होता है। प्रोस्ट्रेट में ही शुक्राणु का कौन रंग होता है? सफेद रंग। हम ये कहते हैं चला कि शुक्राणु गति में होता है कि अस्थिर होता है, और अंडाणु अस्थिर। ये जो शुक्राणु को जो गति प्रदान करता है, ये शुक्राणु है चला। तो शुक्राणु को जो गति प्रदान करता है ये पीछे वाला भाग, जिसको हम लोग पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये शुक्राणु स्पर्म है। स्पर्म का जो ये पीछे वाला भाग है, यही इसको गति प्रदान करता है। जैसे मछली को गति प्रदान करता है उसका पीछे वाला फिन, पीछे वाला जो पंख होता है, वही ना उसको गति प्रदान करता है। वैसे शुक्राणु को गति प्रदान करता है पीछे वाला पूंछ की अग्रभाग। तो कहते हैं शुक्राणु को लंबी पूंछ इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि चला लड़कियों के जन्म में XY क्रोमोसोम होता है और लड़कों में XX। तो सेम होता है। लड़कों में XY और लड़कियों में XX। तो लड़कों में अगर हम लेते हैं चला XY, लड़कों में XY और लड़कियों में XX होता है। तो ये जो XX क्रोमोसोम होता है ये अपरिपक्व होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं लड़की जब पैदा होती है तो थोड़ा विलंब होता है, लड़का पैदा होता है तो थोड़ा जल्दी होता है। तो कहते हैं लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों कैसे अंडे होते हैं? अपरिपक्व। गर्भाशय ग्रीवा अगर आप देखे होंगे चला जी, देखो ये तुम्हारा अंडाशय है, अंडाशय के ऊपर अंडवाहिनी है, और अंडवाहिनी यहाँ आइएगा तो ये गर्भाशय है, और गर्भाशय के बाद ये क्या है? ग्रीवा है, और ये क्या है? योनि है। तो हम ये कह सकते हैं गर्भाशय जो है वो कहाँ खुलता है? ग्रीवा में। कहाँ खुलता है? ग्रीवा में। या यूं कहें गर्भाशय से योनि को जोड़ने वाले भाग के बीच में कौन होता है? ग्रीवा। कौन है? गर्भाशय ग्रीवा द्वारा कहाँ में खुलता है? गर्भाशय जो है, ये जो गर्भाशय है ये ग्रीवा के द्वारा कहाँ खुलता है? कहाँ खुलता है? योनि में खुलता है। और अगर हम कहें गर्भाशय और योनि के बीच में कौन होता है? ग्रीवा होता है। भ्रूण का पोषण एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन किसके द्वारा? दोनों।
जैसे प्लासेंटा के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ भ्रूण को पोषण देता है, नहीं, ये अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन का उत्सर्जन भी करता है। अगर आपको दे दे कि बताइए भ्रूण क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है या पोषण देता है, कि दोनों करता है? प्लासेंटा प्लासेंटा क्या करता है? पोषण भी देता है और अपशिष्ट का उत्सर्जन भी करता है। तो कहता है भ्रूण का पोषण एवं अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन दोनों कौन करता है? प्लासेंटा। यही ना चला प्लासेंटा है रे, बोलो रे। तो ये दोनों काम यहाँ पर, ये प्लासेंटा ये वाला भाग है जो यहीं से आपका दोनों काम होता है, ये वाला भाग। अब ये वाला भाग ही समझो कि सही तरीके से अगर चला, अभी तुम जब डॉक्टर के पास जाओगे, कोई गर्भ धारण कर ली महिला, तुम उसको किसी डॉक्टर के पास जाओगे, इतना तरह से तरह ठगेगी वो या ठगेगा, जो गायनोकोलॉजिस्ट जितना है उसमें महत्तम से महत्तम ठग है। ये मैं एकदम डायरेक्ट लाइव है फिर भी बोल रहे हैं। मतलब मेरे सिस्टर के केस में पैसा डरा दी कि वो 3 दिन तक रोते रही, तब ओकरा हम पटना बुलाए, फिर डॉक्टर दिखाए और तब जाके ठीक हुआ। मतलब मेरा भांजा होने वाला था, यहाँ जो है चला, ये प्लासेंटा को बता रही थी कि प्लासेंटा यहाँ है, मतलब नीचे डिप कर गया है, नीचे डिप कर गया है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, और इसके कारण कभी भी ब्लीडिंग हो सकता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अब पता चला कि अब फिर उसके बाद दूसरा बात क्या वो तो होबे किया, दूसरा बात फिर क्या कह दी कि नहीं, इसमें जो है ना क्रोमोजोम में गड़बड़ी आ गया है, हो सकता है हार्ट में छेद हो, या हो सकता है कोई एक अंग कामे नहीं करेगा एक। अब जिस माँ को ये बात कह दिया जाए कि तुम्हारा जो बच्चा तुम्हारे पेट में है उसमें या तो हार्ट में छेद होगा, या नहीं तो कोई एक अंग काम नहीं कर सकता है, अब सोचो उस माँ पर क्या गुजरेगी। अब जब उसको हम लेके यहाँ लाके जांच करवाए तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। वो मैडम जो अनीता मैम से जांच करवाए, बहुत अच्छी डॉक्टर है, यहाँ है तुमको बस स्टैंड में, बस स्टैंड से थोड़ा उधर है अनीता मैम, जिसकी पुतहू का हॉस्पिटल है ज्योतिपुंज। वो डायरेक्ट बोली कि ये अपने आप, अभी तक 3 महीना बउआ होने में टाइम है, 3 महीना से पहले तो ये अपने आप भर जाएगा, और हुआ बउआ कुछ नहीं हुआ। दूसरा गड़बड़ी लोग क्या कर रही है, देखो जितना ही गायनोकोलॉजिस्ट सब, ये सब का हॉस्पिटल ही गलत धंधे से बहुत लोगों का चल रहा है, सबका हम नहीं कह रहे हैं। अब वो क्या करेगी, जैसे तुम किसी का बउआ होने वाला है, मान लो 10/4/2024 को मान लो होने वाला है, तो बउआ होने का डेट लिखती है कि कहिया होगा, उत्तरा में लिख देगी 10/3/2024। हाँ देखो, बउआ तो चला 7 महीना 8 महीना 9 महीना, थोड़ा बहुत टाइम का अप्स एंड डाउन होता है, वो लिख देगी 10/3/2024। अब तुम 10/3/2024 को जैसे आएगा तू परेशान हो जाएगा। लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया 10/3/2024 आ गया और अभी तक पेन नहीं हुआ है, लिवर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, बउआ कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा। तो तू पहुंच जाएगा फिर डॉक्टरनी मैडम के पास कि मैडम देखिए आप तो इतना डेट दिए थे, 2 दिन डेटो बीत गया, अभी तक नहीं हो रहा है लिवर पेन। अब वो क्या करेगी, वो कहेगी भर्ती हो जाओ। भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद वो फिर लिवर पेन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कहेगी ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन जैसे कहेगी करना होगा, तो तुम डरो ना डरो, माँ जो होगी वो एकदम डर जाएगी, पिता भी डर जाएगा, माँ के जो फैमिली के लोग होंगे सब डर जाएंगे, तो कहेगा चलो ऑपरेट कर दो। जैसे ऑपरेट बोला कि 50,000, 40, 45, 35, 40, 50। अब नॉर्मल डिलीवरी होगा तो 6,000 के दवाई खाली बिकेगा। तो वो क्या करेगी, चला तुमको जैसे वो बउआ को ऑपरेट करके वो निकाल देगा, 10-15 दिन का गैप में ऑपरेट करके भी निकालेगी तो कोई दिक्कत, उसको पता है कि कब हम निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और निकाल देगी, उसका 40,000 का बिल बन जाएगा। तो सेम कहानी सबके साथ किया जाता है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरा क्या करता है कि जैसे तुम जाओगे तो हर 15 दिन का अल्ट्रासाउंड, तुम जाके देखो ना 1,500 टका, उसमें डॉक्टरनी मैडम का जो हिस्सा रहता है वो रहता है 1,200, 300 रहता है वो जो बेचारा अल्ट्रासाउंड करता है ऊपर, 300 या 500 जो भी रहे। तो हर 15 दिन 20 दिन पे अल्ट्रासाउंड करेगा। वो एक बार कह दिया कि बच्चा जो है ना उलट गया है, बच्चा उलट गया, अब माँ टेंशन में है कि अरे बाप रे मेरा बच्चा उलट गया, बच्चा होने में दिक्कत होगा।
ऑपरेट करना होगा। सब बात घुमा फिरा के वो लेके जाएगा कहां? ऑपरेशन पे। ऐसा न कहेगा क्या? तुम कहोगे नहीं नहीं हमारा ऑपरेशन नहीं करना, तो आप जानिए इतने जैसे तोरा बोला कि आप जानिए, मेरी सिस्टर के केस में वो 15 दिन 20 दिन पहले वो भर्ती कर दी। वो बीटेक की हुई है, इंजीनियरिंग की हुई है, उसको किसी से डर वर नहीं लगता है। उसको बोली कि ऑपरेट करना होगा, बोली नहीं हम ऑपरेट नहीं करेंगे। तो बोलती है आप जानिए, तो बोली ठीक है मेरा बच्चा हम जानेंगे। चल आयु घर 20 दिन बाद जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ गई और नॉर्मल डिलीवरी हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरा एगो बड़ा भाई है और एकदम हिम्मत के साथ डॉक्टरनी से खाली इतने तरह कह देगी ना आप जानिए, पूरा परिवार घर नहीं जा पाएगा रे दोस्त, पैसा डरा देगी। अब तुम कहेगा एक उपाय सर क्या है? इस सब के उपाय हम तरह बताते हैं। मेडिकल में जे केस हम ले लिए वो केस समझो 100% सॉल्व होना है। कितनो भयानक बीमारी होगा ठीक कर देंगे हम अपने हिसाब से, लेकिन ओकरा सोचेंगे समझेंगे, हम अपन बुद्धि विवेक से ओकरा सलाह देंगे, उस हिसाब से करेंगे। अब और भी बहुत सारा ओकरा पास 100 जुगाड़ है तोरा भर्ती करने का, कोनो जुगाड़ में नहीं फंसना है। ये चला ये जो अरबों जनसंख्या है, कोई ना कोई माँ ही जन्म दी है, नहीं दी है। मेरा एगो चचेरा भाई है, साफे समझो कि छिटखोपड़ आदमी है। उसकी बीवी को बउआ होने वाला था, तो वही डॉक्टर नहीं थी, वो बोली कि ऑपरेट करना होगा, वो बोली नहीं करना है ऑपरेट, चलो रे उठो, लेके चल दिया। वो चल दिया। 20 दिन के बाद जब नॉर्मल डिलीवरी हो गया, एगो नर्स थी उसी के घर पे रह के नॉर्मल डिलीवरी हो गया। बउआ ला के दिखाई, देखो ले जाके वो डॉक्टर नहीं 500 टका के नंबर लगा के ओकर चैम्बर में घुस के दिखाई के देखो हुआ है बच्चा। नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। ये चला जनहित में जारी है। ये बहुतों का, बहुत सारी माओं को हम चला बचा लेंगे, हमको ऐसा लगता है। एक और उपाय तो हम बताते हैं, तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा कि सर सही कह रहे हैं। अभी तो ये तरह समस्या बताए, तुम कहोगे अगर हो सकता है बच्चा उलट गया हो सकता है उसमें कोई गड़बड़ी हो और हम जिद पर अड़ जाए और बच्चे को नुकसान हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। हम ही थोड़े डॉक्टर हैं, हम तेरा कह देंगे तू वहां जिद पे अड़ जाएगा, नहीं जो होगा सो होगा, पता चला कुछ हो गया तो गड़बड़ान जाएगा। एकदम सिंपल सा उपाय है, बच्चे की मां को लेके सीधा सरकारी अस्पताल में चल जाना है, डॉक्टर मैडम से मिल लेना है, गायनोकोलॉजिस्ट जहां पर मिले, अच्छे बड़े अस्पताल में जाके मिल लीजिए, 5 टका का पुर्जा कटा के वो तुमको सब बात सही सही बता देगी। आप चुपचाप घर चल एकदम। हम तुम समझो मेरी सिस्टर है, हम तो पे चला लाखों की करोड़ों खर्च कर सकते हैं। हम पुर्जा लेके एम्स गए, एम्स में मैडम को दिखाए, गायनोकोलॉजिस्ट थी, उसको दिखाए, तब वो 3-4 को मैडम के साथ केस डिस्कस की, बोली अपने ठीक हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत है। तब सिस्टर को डॉक्टर मैडम के पास ले जाके बैठा के समझवा दिए, तब वो अस्थिर हुई। डिप्रेशन में बच्चा पर गलत इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए तुमको क्या करना है, तुम्हारे किसी भी फैमिली मेंबर के साथ अगर बच्चे का ये वाला प्रॉब्लम हो तो सीधा सरकारी अस्पताल पुर्जा उठाओ, सरकारी अस्पताल जहां गायनोकोलॉजिस्ट बैठती हो उससे जाके मिल लो, क्योंकि ओकरा तो चला ऑपरेशन करने से फायदा है नहीं, ओकरा ऑपरेशन करने से पैसा मिलेगा और ओकरा ग्लव्स व्लव्स लगा के ब्लीडिंग वगैरह झेलना पड़ेगा। तो वो सोचती है ऑपरेशन नहीं हुआ, जब सही बात वगैरह बताते, और वो ऑपरेशन नहीं हो इससे वो बचती भी नहीं है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेगी, वो कह देगी तुमको कि देखो ऑपरेशन का मामला बन रहा है। अब ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में कर देना है। कभी भी गायनोकोलॉजिस्ट आई, मेरा एगो दोस्तवा है, वो छोटा बच्चा को उसकी बउआ हुई है, उसको इंजेक्शनों लगवाता है 2800 में जाके। हम बोले रही ये करब जनसंख्या सरकारी अस्पताल में सुइया लगा के हुआ है, ठीक ना? ऐसा घोर कलयुग ने आ गया कि सब मरिए जाएगा। इसलिए एकदम नहीं डरना और स्टैंड करना, बोलना आप चलिए, दीदी है भाभी है जो भी है उसको लेके जाना है सरकारी अस्पताल, और वहां पर जाके गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना, फिजिशियन से ना, गायनोकोलॉजिस्ट से मिलकर सही सजेशन लेना है और तब उसी के हिसाब से उसका काम करवाना है। इसका प्रॉपर वे में ध्यान है, तुम हजारों माओं की जान बच जाएगी। चला ये लोग धंधा बना के रख दिया। हम सोचे थे इस पर एक दिन वीडियो बनाएंगे, लेकिन संजोग ऐसा है कि आज मौका मिल गया। ये देखे तो हमको रिपोर्ट आया चला, तो इसका ये वाला भाग जो था यहाँ था, अब वो बोल रही थी धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जितना टाइम था उतना टाइम में यहाँ शिफ्ट होवे नहीं करता, बहुत आसानी से डिलीवरी हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो प्लासेंटा जो है तुम्हारा, ये जो प्लासेंटा है ये भ्रूण को पोषण भी देता है और अपशिष्ट को बाहर भी निकालता है। क्लियर है?
अब कहते हैं चला, गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का क्या होता है, जन्म। इसमें जो संकुचन होता है ना चला, जिसके कारण इस पर प्रेशर पड़ता है और ये कहाँ चला जाता है, बाहर। इसके जैसे हम लोग क्रमाकुंचन से भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे ही लयबद्ध संकुचन से ये कहाँ जाता है, बाहर। पहले ये फैलता है जिससे शिशु को स्थान मिलता है, और उसके बाद इसमें संकुचन होता है जिसके कारण ये कहाँ चला जाता है, बाहर निकल जाता है। गनोरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मस्सा और एड्स किससे, वायरस से। ई दोनों का चला इलाज है, ई दोनों का इलाज संभव नहीं है। लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कौन दिया था, मेंडल। सबको पता है वंश की गति, मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। बोलो रे, तो लक्षण तो आनुवंशिक न होता है। बोलो नहीं कहते हैं रे ये तो बाप पे गया है, ये तो दादा पे गया है, ये तो माई पे गया है। तो लक्षण जो होता है वो आनुवंशिक होता है। तो मेंडल आनुवंशिकता की खोज किया, इसका मतलब लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत कौन दिया, मेंडल ने दिया। मेंडल प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, गिरजाघर, तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। F1 पीढ़ी जानता है चला, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी पढ़ा होगा तुम लोग। गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैगनी फूल का चयन किया गया था। F1 पीढ़ी में चला सब होता है, F2 में सिलेक्टेड होता है। F1 में दो है, एगो फिनोटाइप है, एगो क्या है, जीनोटाइप। तो F1 का सभी पौधा कैसा लंबा निकलेगा, जब F1 फिनोटाइप कितना 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। बट इस सबको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी में है तो एक लाइन देख लो। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे क्या कहते हैं। हम तो तुरंत आपको पहले भी बोले कि सारी सूचनाएं कहाँ होती है, डीएनए में। और डीएनए किसका भाग है, जीन का। डीएनए किसका भाग है, जिनका। अगर आपको कहेगा आनुवंशिकता के लिए कौन जिम्मेवार है, जीन। जीन नहीं रहेगा तब कौन, डीएनए। आनुवंशिकता के लिए कौन जिम्मेवार है, जीन। जीन नहीं रहेगा तब डीएनए। कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं वातावरण के अनुसार, ही पता है ना। घोंघा, सितुआ, ये सब वातावरण के अनुसार अपना लिंग बदल लेता है। मेल है तो फीमेल है, फीमेल है तो मेल। ऐसा हम लोग के साथ भी रहता तो कितना बढ़िया रहता ना रे। कहते हैं कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जैसे घोंघा, क्योंकि उसमें लिंग का निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है। मतलब वातावरण के अनुसार वो अपना लिंग क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। किसके अनुसार चला, लिख लो ये, वातावरण के अनुसार अपना लिंग बदल लेता है। बड़ा बढ़िया है। गर्मी में मेल, ठंडी में फीमेल। वातावरण के अनुसार अपना लिंग क्या कर लेता है, बदल लेता है। प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावे, डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था रे। डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरक बनाने में केचुए की भूमिका की खोज की थी। अभी चला पूछ देगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। सब जानता है डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था ना। लेकिन केचुआ से खाद बनाने का जो खोज है वो भी कौन किया था, डार्विन किया। सरल हो गया चला CO2H2O, और जटिल हो गया C6H12O6। सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास कौन किया था, डार्विन। विकासवाद ही यही दिया था। तो जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ है। हम तरह बोले थे चला, जीवन की उत्पत्ति जो है वो किससे हुआ है, अकार्बनिक अणुओं से हुआ है। ये किसने कहा था, होल्डन ने। और प्लेनेरिया का अति सरल आंख होता है, जो वास्तव में क्या कहलाता है, नेत्र बिंदु कहलाता है। पक्षी की उत्पत्ति कहां से हुई है चला, पक्षी पहले रेप्टाइल था, बाद में ये उड़ने लगा। पक्षी की उत्पत्ति कहां से हुई है, सरीसृप। सरीसृप बोले तो रेप्टाइल। अब मानव जाति का उद्भव कहां से हुआ, कहां से, क्रो-मैग्नन का नाम सुना है। मानव जाति की उत्पत्ति हुई है अफ्रीका में, किससे, क्रो-मैग्नन से। कहां से, अफ्रीका में हुआ है क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन से ही हम लोग का पूर्वज कौन है, क्रो-मैग्नन। ई खाली एक चला याद रखना है। F2 में जीनोटाइप पूछता है, 9:3:3:1। ई सब का जरूरत नहीं, इसको काट दो। उसी को 9 भाग हो गया, गोल पीला, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है। F2 में जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, 9:3:3:1।
बता, अपारदर्शी वस्तु कौन वस्तु चला? हम लोग ये जानते हैं कि पारदर्शी वस्तु का छाया बनेगा। पारदर्शी वस्तु हो गया कांच। कांच में इधर से आप रोशनी दीजिए, ऊपर जाएगा, छाया बनेगा? बोलो रे। अर्ध पारदर्शी का बनेगा। हम पीछे पढ़ाए तो याद करो, पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्ध पारदर्शी। लेकिन अपारदर्शी वस्तु का छाया जो बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे हम अपारदर्शी हैं कि पारदर्शी? पारदर्शी। अपारदर्शी है तो मेरा छाया बनेगा ना? तो कहते हैं अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनता है, सबसे कमजोर छाया बनेगा अर्ध पारदर्शी का। अब पारदर्शी का छाया नहीं बने। लिख लो यहीं पर, पारदर्शी होगा कांच में ही पार से ऊपर प्रकाश जाएगा, छाया बनेगा। पारदर्शी छाया नहीं, अर्ध पारदर्शी कमजोर छाया। अपारदर्शी होगा तो उसका तीक्ष्ण छाया बनेगा। कैसा छाया बनेगा? तीक्ष्ण छाया बनेगा। चला, अपारदर्शी है तो प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, तीक्ष्ण छाया बनवे ना करेगा। हो गया? अब चला, यहां देखो कॉन्ट्राडिक्शन है। हम लोग क्या कहते हैं कि तरंग दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्त मेरे अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग? और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करें, अनुदैर्घ्य तरंग सीधा, इसका एग्जाम्पल है चला प्रकाश। क्या है एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है ध्वनि। रुक जा रुक जा। लेकिन अगर तुमको कहेगा, इधर आजा, अगर तुमको कहेगा ध्वनि, यहां तुमको दिख रहा होगा ये सीधे चलता है। अब प्रकाश कैसा चलता है? टेढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। रुक रुक रुक, लेकिन यह है अनुप्रस्थ। अगर आपको कहे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तो क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? अनुप्रस्थ। लेकिन कहेगा प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, लड़का ई देख के मार देता है कि अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात पर चूंकि प्रकाश को आज तक कोई देखवे नहीं किया, हम कहेंगे कि प्रकाश की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, लेकिन ये चलता कैसा है? सीधी रेखा। एक हिसाब से बनाना, जल्दी से लिख लो। अच्छा चला, लाइव से फायदा हुआ कि रिकॉर्डेड रहता है यूट्यूब पे तब फायदा होता है? लाइव से तो नहीं लग रहा है, रेगुलर वे में सब क्लास तुम लोग पढ़ लिया। पता नहीं 2-4% लोगों को तो चला आईपीसी के कानून से भी दिक्कत है। अरे इंडियन पिनल कोड में बलात्कार के प्रति कानून बनल है, तो बलात्कारियों को दिक्कत है ही है। बोला ना, मर्डर के लिए कानून बनल, तो डेली कहता है हटा दीजिए कानून। सही है कि गलत? अभी जो तुम लोग पढ़ रहा है ये प्रॉपर सिंसियर वे में पढ़ रहा है, एक भी लाइन छोड़ना नहीं है। यही अगर हम खाली रिकॉर्डेड कर देते तो मन को तू समझा लेता कि अच्छा देख लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, कितने ऑनलाइन वालों, कितने लोग लाइव है ये सही है ये मान रहे हैं, और कितने लोग मान रहे हैं कि रिकॉर्डेड होना चाहिए? रिकॉर्डेड तुमको अंधकार की ओर ले जाएगा, लाइव तुमको प्रकाश की ओर ले जाएगा। अपना अपना कमेंट्स कीजिए, फिर हम देखते हैं। आ जाओ इधर। देखो चला, जैसे हम लोग कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का बहाव किधर की ओर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव, जबकि धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव। वो भी उल्टा होता है। वो ये उल्टा होता है कि विद्युत धारा जो है वो तरंग, प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ है, लेकिन वो गमन कैसी करती है? सीधी। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है लेकिन गमन कैसी करती है? सीधी। आई भी ध्यान रखना, धारा
का प्रवाह पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव, जो दिखता है वो है नहीं। जल्दी हो गया। धारा का प्रवाह किधर से किधर? पॉजिटिव से निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से किधर? पॉजिटिव। प्रकाश अनुप्रस्थ है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? सरल रेखा है। इस सब चला डाउट है। जैसे क्वेश्चन आएगा तुम कहेगा प्रकाश जब अनुप्रस्थ है तो ये टेढ़ी मेढ़ी गमन करेगी, लेकिन नहीं, प्रकाश कैसी गमन करेगी? कैसी गमन करेगी? सीधी। समतल दर्पण, ये तो सबको पता होगा। चला, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा, बराबर, पार्श्व उल्टा। ये पता है ना? पार्श्व उल्टा मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट। एक जगह और पार्श्व उल्टा बनता है, कौन दर्पण, कौन लेंस में, कौन कैमरा में? हाँ, पिन होल कैमरा में पार्श्व उल्टा बनता है, लिख लो। पिन होल कैमरा में पार्श्व उल्टा बनता है। पिन होल कैमरा में पार्श्व उल्टा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, समान आकार का एवं पार्श्व उल्टा होता है, और एक ही जगह और पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा मतलब समझ रहे हो? ये हाथ उठाओगे तो लगेगा ये हाथ उठा रहे हैं, ये हाथ उठाओगे तो लगेगा ये हाथ उठा रहे हैं। कहता गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव, देखो ये गोलीय दर्पण है। कहता परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। देखो, दर्पण का केंद्र और परावर्तक पृष्ठ का केंद्र चलिए, जब पूरा का पूरा लाइन जब घुसेगा किताब में ना, तो किताब की मर्यादा ही अलग हो जाएगी। ये हो गया दर्पण का केंद्र, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। बोलवे नहीं करेगा। आई परावर्तक सतह का केंद्र, जिसको हम लोग पोल कहते हैं। बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? दर्पण का केंद्र, यही ना गोलीय दर्पण है रे। इधर से कलई कर देंगे तो उत्तल, इधर से कलई कर देंगे तो उत्तल। दर्पण का केंद्र कौन रे? दर्पण का केंद्र कौन केंद्र? वक्रता केंद्र। और परावर्तक सतह का केंद्र, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। परावर्तक सतह का केंद्र पोल। जल्दी लिख। नोट नहीं बना पाता है क्या रे? इतना तो टाइम हम देवे करते हैं कि नोट्स नहीं बना पाओ तुम। नोट्स बना पाता है कि नहीं? हमको लगता है सब लड़का बना लिया हो। किसका किसका एकदम रेगुलर नोट्स है, 1 नंबर से लेकर अभी तक? बहुत बढ़िया। अरे बीच में छोड़ दिया, वाह, कहाँ गया था? मरियो जाओ रे, छोटा हो गया। दर्पण का केंद्र क्या है? दर्पण का केंद्र क्या है रे? वक्रता केंद्र। अब परावर्तक सतह का केंद्र क्या है? पोल। बुझा रहा है? ये हम चला 6-7 महीना पहले बुझे हैं, तो आज बुझा दे रहे हैं।
गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अब मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, यही ना मुख्य अक्ष है रे। ये दर्पण के ध्रुव पर लंब है कि नहीं है? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है? लंब है। लंब है। ये वो चीज हमेशा ध्यान रखना, ये अगर कोई दर्पण है तो हम बोले हैं मुख्य अक्ष यही ना है। मुख्य अक्ष जो पोल सेंटर अब फोकस से होकर गुजरता है, तो इसके समानांतर अगर कोई किरण आएगी, हाँ उल्टा हो गया, ये फोकस ही सेंटर अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो कहां मिलेगा? फोकस पर। अब फोकस से आएगी तब मुख्य अक्ष के समानांतर। ये वो चीज और ध्यान रखना, अरे ये तो नहीं मिटेगा, ये अगर सेंटर से कोई किरण जाएगा उसी दिशा में लौट जाएगा। अगर लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से जो कोई किरण जाएगा वो उसी दिशा में लौट जाएगा बिना किसी विचलन के। बोलन रे, जल्दी से लिख। हो गया? अरे हो गया। इस टेस्ट का टाइम थोड़ा सा चला चेंज होगा, मैथ के टेस्ट का भी टाइम थोड़ा चेंज होगा। हमारे टेस्ट का टाइम वैसे जो वही रहेगा, 10-15 मिनट का झोल है। हमारा टेस्ट का टाइम हो जाएगा 7 से 8, ठीक है? और मैथ वाले सर का टेस्ट का टाइम हो जाएगा 6 से 7। हमको ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा बच्चा का बर्बाद कर देते हैं हम तनी इधर है तनी उधर है, उसके चक्कर में बच्चा अभी क्या कर रहा है, 4 बजे आता है, 9 बजे जाता है, क्लास करता है, वो 4 को रहता 5 घंटा है ना? 1 घंटा खराब हम कर रहे हैं, तो हम अपना दायित्व का निर्वहन करने वाले हैं। और हम तुम्हारा क्लास जो है खाली कुछ नहीं कर रहे हैं, 4 से 5 जीके है ना, इस शुक्रवार से हो जाएगा। ऑनलाइन वालों आपके लिए नहीं है, जो यहाँ पर जो टेस्ट चलता है उसका 5 से 6 जो है तुम्हारा रीजनिंग चल जाएगा, और 6 से 7 में हो जाएगा तुम्हारा मैथ, और 7 से 8 में हो जाएगा तुम्हारा साइंस। और हम 8-10 तक छोड़ देंगे, बोलो ने, और फिर 9-20 से हम लोग यूट्यूब पे लाइव हो जाएंगे, तो सब शेड्यूल प्रॉपर हो जाएगा। ट्रेड अरे पगला, तो इसके बाद 8 से 9 ट्रेड हो जाएगा ना, ये तो शेड्यूल हो गया ना, ये सोमवार से रूटीन लागू हो रहा है। आज मैथ वाले सर तुमको बता देंगे, मैथ हो जाएगा 6 से 7। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं ना, 8 से 9 में मैथ है तो कर नहीं पाते हैं। बहुत बच्चों का कंप्लेन है कि सर 8 से 9 में मैथ रहता है तो नहीं कर पाते हैं। बीच में ये वाला रीजनिंग रहता है, रीजनिंग के बाद ये 2 घंटा हम खा जाते हैं। पढ़ाते हैं हम 1 घंटा, खाते हैं 2 घंटा। हम अपना बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम अपना टाइम कर रहे हैं 1 घंटा रीजनिंग। इसके बाद बहुत बच्चा जो 8 से 9 में इसके कारण मैथ नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैथ को यहाँ लेके आ गए हैं ताकि तुम्हारा क्लास 4 ही घंटा में चारों क्लास कंप्लीट हो जाए। सही है ना? मुख्य अक्ष कौन अक्ष चला? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? लंब होता है।
गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ, यही ना परावर्तक पृष्ठ का द्वारक दर्पण का ये जो यहां से यहां तक, इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? या यूं कहें, जितना क्षेत्र से प्रकाश दर्पण में प्रवेश करता है उसे द्वारक कहते हैं। या जितना बड़ा दर्पण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। लिख लो, जिस क्षेत्र से प्रकाश, जिस क्षेत्र से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, जिस क्षेत्र से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? द्वारक कहते हैं। देख लो, इस क्षेत्र से प्रकाश प्रवेश करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वारक कहते हैं। मुख्य अक्ष जो होगा वो दर्पण पर कैसा होगा? लंब होगा। क्या होगा रे? लंब होगा। जो ये मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष है हमारा, ये जो मुख्य अक्ष है, ये दर्पण पर क्या होगा? लंब होगा। फिर कहता है फोकस और वक्रता केंद्र। ये देखो, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। दर्पण का भाग है, अरे चोटाई, दर्पण का भाग तो केवल और केवल पोल है। ये कितना गुण ज्ञान है से देखो। फोकस और सेंटर दर्पण का भाग नहीं है, और ये जो मुख्य अक्ष है ये भी वास्तविक रेखा नहीं है। इस पर भी एनसीईआरटी में सवाल है। काल्पनिक रेखा है। आई भी क्वेश्चन है जो दर्पण के दोनों तरफ होती है, इधर भी है इधर भी, एक तरफ की दोनों तरफ। मुख्य, ये भी सवाल मिलेगा तुमको एनसीईआरटी में, जो मुख्य अक्ष दर्पण के दोनों तरफ की एक तरफ। अब फोकस और सेंटर दर्पण पे है क्या? ये दर्पण का भाग नहीं है, जबकि पोल दर्पण का भाग है। तो कहते हैं क्योंकि यह दर्पण के बाहर स्थित है। फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है क्योंकि ये दर्पण के बाहर स्थित है। फिर कहता है दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरण कहाँ मिलेगी? आज जो फोकस से निकलेगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर। दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से तथा फोकस से गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। दर्पण में वक्रता केंद्र तथा लेंस में, ये जो दर्पण में जो केंद्र है ये होता है वक्र, ये फोकस, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। बोलो रे। लेंस में जो केंद्र है इसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ये दोनों से होकर जो प्रकाश जाती है ये उसी पथ पर लौट जाती कहते हैं दर्पण के में वक्रता केंद्र, ये सी, तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी ओ, बोलो ना रे, से गुजरने वाली प्रकाश की किरण विचलन उसी दिशा में लौट जाती है। पीछे ही हम लिखवा दिए हैं, बोलो ना रे। अब कहता है चला, सौर भट्टी, कौन भट्टी? सौर भट्टी में चाहिए केंद्रित करने वाला कि विस्तार करने वाला? केंद्रित करने वाला दुए गो है। एगो अवतल दर्पण जो सभी प्रकाश को केंद्रित कर देगा, एगो उत्तल लेंस जो सभी प्रकाश को केंद्रित कर देगा। कौन कौन दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। बोलो हाँ। कहते हैं क्या? सौर भट्टी यानी सोलर प्लेट की बात कर रहा है। मैं सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल दर्पण लोगे तो क्या करेगा? बिखरा देगा, और उत्तल लेंस भी लोगे तो क्या करेगा? बिखरा देगा। इसलिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। बोलो हाँ, बोलो रे हाँ। अब बताओ आवर्धन, इसको लिख लिया। केंद्रित यही दोनों करता है, बिखराता इसका उल्टा है, उत्तल दर्पण अवतल लेंस।
जितना सोलर प्लेट है सब में अवतल दर्पण यूज करता है, क्योंकि केंद्रित कीजिएगा तब ना, प्रकाश एक जगह केंद्रित होगा तो विद्युत में बदलेगा। हो गया? अरे हुआ? देखो चला, आवर्धन को हम बढ़िया से पढ़ा देते हैं। आवर्धन होता है एगो दर्पण के लिए, एगो होता है किसके लिए? लेंस के लिए। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। m बराबर होता है इसके लिए -v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके लिए होता है v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। और m का मान देख लो, अगर माइनस हुआ तो काल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, और प्लस हुआ तो किसके लिए? अरे प्लस हुआ तो किसके लिए? काल्पनिक। और देखो m का मान अगर 1 है तो वस्तु और प्रतिबिंब कैसा है? रुक 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 रुक, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई है ना, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मान 1 नहीं हो जाएगा? बोलबे नहीं करेगा। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा? बोलबे नहीं करेगा। अगर m का मान 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा, अगर m का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, m का मान 1 के बराबर तो प्रतिबिंब बराबर। बोलो m का मान 1 से छोटा अगर होगा तो प्रतिबिंब छोटा कि बड़ा? प्रतिबिंब कैसा? छोटा। और अगर m का मान 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब कैसा? बड़ा। मेरी साइंस की क्लास जो बच्चे ऑनलाइन हैं, कल लास्ट क्लास होगा 6-15 वाला। जो हमने 700 ऑनलाइनर्स की बात की थी वो कल कंप्लीट कर देंगे हम। और इसके बाद आपको यूट्यूब पर, लेकिन हम फिर भी उपलब्ध होंगे 9:20 में। अभी हम डेली पढ़ाते हैं। अगर आपको हमसे पढ़ना हो 20 अच्छे प्रश्न तो आप 9:20 में आइए और हमसे आप साइंस का 20 सवाल पढ़ सकते हैं, सब एग्जाम के लिए, चाहे वो ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, BSSC हो, किसी भी एग्जाम के लिए। वो है ALP टेक्नीशियन का टेस्ट, लेकिन वो हर एग्जाम के लिए होगा। 9:20 में डेली आप 20 क्वेश्चन हमसे पढ़ सकते हैं। हो गया? अरे हुआ? अरे बढ़े। 1 के बराबर होगा तो बराबर, 1 से छोटा प्रतिबिंब छोटा, 1 से बड़ा प्रतिबिंब बड़ा। ऐसा भी चला। कल्पना हमेशा पॉजिटिव होता है। कल्पना करते हैं कभी, काश हम जूता खा रहे हैं। कल्पना हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। वास्तविकता हमेशा कैसी होती है? निगेटिव। वास्तविकता में हम लोग जूता खाते हैं, बोलो न रे। कल्पना हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। देखो ऋणात्मक आवर्धन है मतलब वास्तविक की काल्पनिक, और धनात्मक आवर्धन है मतलब काल्पनिक। सही है ना? पता है गोलीय लेंस का केंद्र, किसका केंद्र है? हेलो गोलीय लेंस, इसका केंद्र यही ना है। गोलीय लेंस का केंद्र वक्रता केंद्र तथा लेंस का वक्रता केंद्र प्रकाशीय केंद्र आए है। गोलीय लेंस का केंद्र, रुक जा, गोलीय लेंस का केंद्र
अद्भुत नहीं यार। प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। गोलीय लेंस का केंद्र क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र। दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। दर्पण पर केंद्र क्या कहलाता है? पोल। बोलो रे, दर्पण पर केंद्र क्या कहलाता है? पोल। और दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और लेंस का केंद्र क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में सभी माप कहां से ली जाती है? यही ओए से न लिया जाता है। और दर्पण में सभी माप कहां से लिया जाता है? पोल से, यहां से लिया जाता है। बोलो हाँ कि नहीं? कहते हैं लेंस में सभी माप प्रकाशीय केंद्र से, तथा दर्पण में सभी माप कहां से लिया जाता है? ध्रुव से। और सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ, देखो ये पूछता है क्वेश्चन कि बताइए, निम्न एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि किस पृष्ठ पर परावर्तन का नियम लागू होगा। ऐसा दे दिया है, ऐसा दे दिया है, तो हम कहेंगे सभी पृष्ठ पर, सभी दर्पण में और सभी पृष्ठ पर परावर्तन का नियम लागू होता है। सभी लेंस में अपवर्तन का नियम लागू होता है। किसी भी प्रकार का पृष्ठ रहेगा तो उस पर परावर्तन का नियम लागू होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक तल में होगा। तो किसी भी प्रकार के सरफेस पर ही लागू होता है। एनसीईआरटी में जाइएगा तो सवाल आपको मिलेगा। तो बताइए क्या होगा? सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करते हैं, चाहे वो सीधा हो या टेढ़ा। देखो चला, ये रेटिना जो है, यहाँ जो ये रेटिना है, कैमरे की भांति ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कैमरा में प्रतिबिंब बनता है, लड़का इसमें कॉर्निया रेटिना कुछ ना कुछ मार देता है, कहेगा आंख का कैमरा कौन? आंख का कैमरा रेटिना। पीछे वाला भाग के आगे वाला? आंख का जो केंद्र होगा, आंख का क्या होगा? चला, आंख का कैमरा अगर हम बात करें तो वो कौन होगा? रेटिना। क्योंकि कैमरा पर प्रतिबिंब बनता है। कैमरा पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। और यहाँ जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से कैसा? छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको कहेगा आंख का कैमरा रेटिना की कॉर्निया, पीछे वाला भाग कि आगे वाला भाग? क्यों इसको कहते हैं आंख का कैमरा? क्योंकि उसी पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा। नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? बाहरी भाग का ना, कॉर्निया का ना। याद ना रहे तो याद रखिए, पहले सी होता है, बाद में आर होता है। बाहर में सी होता है, अंदर में आर, यानी बाहर कॉर्निया, अंदर रेटिना। ये चला, कॉर्निया रेटिना में कुछ ना कुछ बच्चा मार देता है। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए साइंस का क्लास लाइए। आप बोले थे न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। जी जनाब, एकदम पढ़ाएंगे। ऐसा बात करते हैं, मर थोड़े गए हैं हम, मर गए क्या रे? ऐसा बात करता। तुम लोग देखो 15 दिन से रिचार्ज नहीं करवा रहा है कोई। किस दुख में हम हैं वो हम जान रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। रिचार्ज हमको लगता है, जो रिचार्ज समझो साइंस टेस्ट में डेली का रिचार्ज है कम से कम 40,000 रुपए का। अब वो रिचार्ज अभी आता है 5200 का, 5400। मैथों से रीजनिंगों से कम। कुछ बोले हम तरह? गया मेरा न गया। तैयो खड़ा होके पढ़ा रहे हैं तो कहता है उधर से, लगता है इस वीडियो को ऐप पर बेचेगा। अरे छोटो, कभी तो साफ नियत से कुछ कर लो। एकदम एक नंबर का चोट्टा है। अभी वो लड़का लिख रहा है, लगता है इसको ऐप पर बेचेगा। मतलब इतना दरिद्रता आ गया है कि अब एक उठा के हम ऐप पर डाल के बेचेंगे। दे नहीं रहे थे, चला इसलिए कि तुम प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं। अभी देखो किसी को कुछ बोलना पड़ रहा है, चुपचाप आता है, पढ़ के जाता है। अब 2-4% बोले आईपीसी के कानून से भी दिक्कत है। कैमरे की भांति कौन होता है? रेटिना। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यहीं से न नेत्र में प्रवेश करता है। इसको हम लोग कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। बोलो हाँ।
सबसे बाहरी भाग भी यही ना है रे। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, नेत्र गोलक का व्यास देख लो चला है, जो व्यास है, ये व्यास पूछा है इस बार कहां पर, बीपीएससी टीआरई 2.0 में, 3.0 में ना, 2.0 में, कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। 2 कितना, 3 सेंटीमीटर आपके नेत्र गोलक का व्यास होता है। प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। आप कहिएगा ऐसा क्यों, तो तुम गौर से देखो, अपवर्तन ज्यादा कब होगा, जब अपवर्तनांक का अंतर ज्यादा होगा। लिख लो, अपवर्तन अधिक तब होगा, अपवर्तन का अधिक तब होगा जब अपवर्तनांक में अंतर अधिक होगा। अपवर्तन अधिक तब होगा जब अपवर्तनांक में अंतर अधिक होगा, जब अपवर्तनांक में अंतर अधिक होगा। इसको थोड़ा और सिंपल करके लिख लो, जब सघन माध्यम बहुत अधिक सघन होगा, जब सघन माध्यम बहुत अधिक सघन होगा, जब सघन माध्यम बहुत अधिक सघन होगा, तथा विरल माध्यम बहुत अधिक विरल होगा, बहुत अधिक क्या होगा चला, बहुत अधिक विरल होगा। सघन माध्यम बहुत अधिक सघन होगा और विरल माध्यम बहुत अधिक विरल होगा। एक बात बताइए चला जी, कि ये जो आपका कॉर्निया, यही ना कॉर्निया है, तो देखो तो इधर हवा है और इधर तो द्रव न है रे, तो सबसे ज्यादा अंतर यही ना होगा, बोलवे नहीं करेगा। इस बीच में तो जो भी होगा, ये कॉर्निया से जाएगा लेंस में, लेंस से जाएगा एक्वस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर से जाएगा रेटिना पर, तो अंदर में तो खाली द्रव है। लेकिन यहाँ जो अंतर है वो हवा और किसका है, हवा और किसका है, द्रव। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, अपवर्तन कहाँ होगा, जब प्रकाश हवा से कॉर्निया के रास्ते लेंस में प्रवेश करेगा, बोलवे नहीं करेगा। देहाती भाषा में क्या होता है, पूरा जो हो जाता है, तो अर्थ है ये है। देहाती भाषा में, सब भाषा में कहता है, आंख जो है, आंख का रंग परितारिका पर निर्भर करता है, किसी का काला, किसी का भूरा, किसी का नीला होता है, ठीक ना। तो वही बात हो गया, चला आंख पढ़ा रहे हैं, आप बाहर जाकर कहेगा सर एने मत देख रहे हैं, आंख तनी गड़िया रहा है, कोनो ड्रॉप ड्रॉप लिख न दीजिए। अरे छोटा हम एमबीबीएस डॉक्टर हो गए रे, हम तोरा वो बात पढ़ा रहे हैं। एक बार टाइफाइड पढ़ा के निकले, लड़का कहता छुइए सर, हम बुखार जांच करेंगे, पगला कहीं का। प्रकाश किरण, उसके लिए 5 साल का एमबीबीएस कोर्स है आई स्पेशलिस्ट का। प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर कि अंदरूनी पृष्ठ पर, क्योंकि वहां अपवर्तनांक में अंतर अधिक होता है। फिर कहता है चला परितारिका, आंख के रंग के लिए काला, भूरा और कैसा होता है, नीला। देखो चला, हेई वाला भाग है पुतली, जो हमेशा काला होता है, पुतली, पुपिल, जो हमेशा काला होता है। हेई वाला भाग जो है ना, इसको कहते हैं आइरिस, परितारिका। ये चला काला भी होता है, भूरा भी होता है, नीला भी होता है। आंख का जो रंग होता है वो इसी पर निर्भर करता है। इस सब का करिए होता है, इस सब का कैसा होता है, काला ही होता है बीच वाला। ये जो साइड वाला है ना, इसको जिसको हम लोग आइरिस परितारिका कहते हैं, ये काला, भूरा और कैसा होता है, नीला होता है।
ये दोनों में बच्चा को बड़ा दिक्कत होता है। कहते हैं परितारिका आंख के रंग के लिए, देख लो ये परितारिका है, ये आंख के रंग के लिए, इसी से हम कहते हैं भूरे आंख वाला, काला आंख वाला, नीले आंख वाला। बोलेंगे नीला आंख वाला मनुष्य नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे जानवर होते हैं। और बीच वाला हमेशा कैसा होता है? काला। कैसा? अगर आंख के फिगर में ऐसे देखोगे तो बीच वाला भाग को अगर हम दिखाते हैं तो बीच वाला भाग कुछ ऐसा होता है। ई हो गया आइरिस, क्या हो गया? ये परितारिका। ई हो गया चला पुपिल। इसी से होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। किससे होकर? पुपिल से होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। इसी को जब हम इसे फैला देते हैं, परितारिका आइरिस को अगर फैला देते हैं तो प्रकाश ज्यादा आता है पुपिल से। आइरिस को अगर कम कर देते हैं तो प्रकाश कम आता है पुपिल से। बोले मैं नहीं करेगा। किसको फैलाते हैं? आइरिस को। तब कौन फैलता है? पुपिल। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? किस पर? आइरिस पर। पुतली हमेशा कैसा होता है? काला। बुझा रहा है? पुतली या पिपनी में फर्क है। ये पिपनी है, ये जो रोआ देख रहा है तुम। आप पुतली जो है तो बीच में जो दिख रहा है तुमको काला, वो क्या है? पुतली है। कौन सफेद है? किसने दिया है? ये वाला? अरे चोटाई कॉर्निया है, इसीलिए ना इसको स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया है। ये वाला कह रहा है कि रे? अरे ये थोड़ा थोड़ा हो गया है फिगर बनाने में। वो होगा या तो काला, न तो भूरा है, नीला, न तो कैसा भूरा। बोलो रे, हो गया? अरे समझा कि नहीं समझा? अब कहता परितारिका। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। बोलेंगे परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तथा पुतली आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बुझा रहा है? पुतली जो ऑपरेटेड बाय आइरिस। बोलेंगे आइरिस से पुतली ना, आइरिस जितना चाहेगा उतना पुतली हो जाएगा, पुपिल हो जाएगा, लेकिन पुपिल के चाहने से आइरिस पर कोई असर नहीं पड़े। हम जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे मतलब आइरिस को ऐसे खोल रहे हैं, हम जो ऐसे करते हैं मतलब आइरिस को ऐसे सिकुड़ा रहे हैं, तो ये जो रास्ता है वो कम या ज्यादा है। परितारिका पुतली के आकार को क्या करती है? ये जो परितारिका है ये पुतली के आकार को क्या करती है? नियंत्रित, कम ज्यादा। सही है ना? और आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है पुतली। रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, हम अभी तुरंत बता दे, वास्तविक, उल्टा कि सीधा? उल्टा। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में, कल हम बताए थे, तंत्रिका तंत्र को विद्युतीय सिग्नल मिलता है जो डेंड्रॉइड के पास रासायनिक सिग्नल में बदल जाता है। वो जो यहाँ से जो आंख भेजता है ये विद्युतीय सिग्नल भेजता है ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा, दृष्टि सिराओं के द्वारा। आंख जो है ये ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा विद्युतीय सिग्नल भेजता है जो जाता है तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र में डेंड्रॉइड के पास वो रासायनिक सिग्नल में बदल जाता है। बोलेंगे तो कहते हैं रेटिना प्रकाश को, रेटिना प्रकाश को, रेटिना ये है, ये तो चला कॉर्निया ना है रे। रेटिना ये है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना हुआ है जिस पर क्या बनता है? रेटिना प्रकाश को विद्युतीय सिग्नल में, ये जो प्रकाश यहाँ से यहाँ तक आता है इसको विद्युतीय सिग्नल में चेंज करता है और ऑप्टिकल नर्व्स की सहायता से तंत्रिका तंत्र को सूचना देता है। परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? यहां चला क्या होता है? शिथिलता का मतलब यहाँ फैलाव से है। शिथिलता का मतलब यहाँ किससे है? ये बार बार हम कहते हैं शिथिलता का मतलब यहाँ किससे है? फैलाव। तो ये जो पुतली परितारिका का जो ये फैलाव होता है उससे पुतली पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है? क्या हो जा रहा है? खुल जा रहा है। खुल जा रहा है तो सारा प्रकाश तेजी से आंख में आएगा कि धीरे धीरे आएगा? और ये कब करेंगे? अंधेरे में कि उजाले में?
अंधेरे में, अंधेरा में ना इसे करते हैं रे, पूरा खोल देंगे। इजोर में तो हम लोग ऐसे करते हैं, बंद करते हैं। फिर कहता है जब पेशियां शिथिल होती है तो लेंस कैसा हो जाता है, पतला, तथा फोकस दूरी बढ़ जाती। ये चला है, क्वेश्चन जाएगा कहाँ, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में पढ़ा है। तो देखो ई हो गया, ये सामान्य आंख हो गया, इस सामान्य आंख हो गया, कैसा आंख हो गया, चला सामान्य आंख हो गया। अगर ऐसा हो गया तो शिथिल हो गया, क्या हो गया, शिथिल होगा। तो इसका फोकस दूरी ये है, इसका फोकस दूरी चला बढ़ जाएगा। यही अगर मोटा हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, मोटा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ये मामला है, जल्दी लिख। ये छोटा लिखता है, सर अब कलयुग के परशुराम है। परशुराम तो छोटा के कर मुड़ी तुड़ी काट दिया था, तो महा गड़बड़ आदमी था। एगो लिखता है, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। एगो लिखता है, बागेश्वर बाबा 2 और रेल राजा की जय। एगो लिखता है, मुर्गा लेकर कहाँ आना है। सब फ्लेवर के लोग हैं यूट्यूब पे, समझा। मुर्गा लेकर नहीं आना है, मुर्गा बना के लाना है, लेकर आना है, के बोल दिया तेरा। अब देखो चला, ये किताब के बारे में हम तुमको बोले थे, जिन बच्चों को नहीं पता है, ये 3 गो किताब है चला, रीजनिंग का, साइंस का और मैथ का। थोड़ा सा हम, चूंकि इसका बैच आने वाला है तो हम थोड़ा सा इसके बारे में तुमको बता देते हैं। मैथ, रीजनिंग, और अभी पढ़ाएंगे 10 क्वेश्चन और, न तो कल खत्म नहीं होगा। मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का, इसका लगभग 2500 क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। रीजनिंग का लगभग 2000 क्वेश्चन है और साइंस का लगभग 3200 प्लस क्वेश्चन है। इसका एक बैच आ रहा है मे बी रविवार से। इसमें तुमको एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ने का मौका मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18-19 का तुमको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। टीसीएस का 22-23 तुमको पढ़ने का मौका मिलेगा। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछ सकता है, क्योंकि रेलवे हमेशा उल्टा पुल्टा करता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलेगा। इस सब क्वेश्चन अगर तुम पढ़ोगे तो ये लगभग 20,000 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है। और इसमें टाइप वाइज जब तुम निकालोगे तो एक टाइप का लगभग तुमको 100 के आसपास सवाल मिलेगा। इसी 100 को हम 4 सवाल में बदले हैं, जिसमें एक सवाल का सॉल्यूशन है और बाकी 3 तुमको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, जो यहां से मिलेगा, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर, टीसीएस और एक्सपेक्टेड से। इसका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो रहा है, 3 घंटा डेली चलेगा, संडे टू संडे सप्ताह के 7 दिन चलेगा। और ये बैच 99 रुपया पर सब्जेक्ट में उपलब्ध होगा। 99 रुपया में मैथ, 99 रुपया में रीजनिंग, और मात्र 99 रुपया में तुमको मेरा साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा। डेली 20, 25, 30, 35 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज। इसका टोटल का फीस होगा 299 रुपया। चाहे आप इंडिविजुअल लीजिए या एक साथ लीजिए, फीस उतना ही लगेगा, 299। ऑफलाइन के बारे में कल बता पाएंगे कि होगा कि नहीं, हम टाइम नहीं मिला है, आज पूछेंगे। अगर एक रूम खाली होगा तो जितना रूम का कैपेसिटी होगा उतना ऑफलाइन में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि ऑफलाइन ये बैच नहीं रहेगा। ठीक है। और ये क्लास अभी से एग्जाम तक चलेगा, संडे टू संडे। ये इतना क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे चला, इसके बदले तुमसे फीस लेंगे कितना रुपया, 99 टका। जिसको जरूरत हो रविवार से ये बैच होगा, अभी बैच पैनल पर उपलब्ध नहीं है,
कल से ये बैच, कल हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, अनाउंस करेंगे, कल से ये बैच उपलब्ध होगा और क्या क्या इसमें हम देंगे, कहां से एडमिशन होगा, इस सब कल के वीडियो में हम आपको बता देंगे। कल सवेरे सवेरे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम पूरा डिटेल बता देंगे, सिलेबस कोर्स कहां से लेना है और क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे। रविवार को हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है परितारिका में शिथिलता, पुतली पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। कहता है ध्यान दीजिएगा, चला जब पेशियां शिथिल होगी, क्या होगी चला, तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला। अभी तुरंते बताए थे, जब लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, बढ़ जाएगी। केवल एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना डिग्री, 150 डिग्री, तथा दोनों नेत्र मिला के 180। इसीलिए देखना रेलवे वगैरह में जाओगे ना, तो एक आंख झांप के भी चेक करेगा, दोनों आंख खोल के भी चेक करेगा। अगर आप दोनों आंख से देखिएगा, इतना से देखिएगा तो 150 से देखो, यहीं तक हमको दिख रहा है 150 तक। आई खोल देते हैं तो इधरों दिखेगा। एक बार करके देखो, एक आंख खोलो, तुमको देखो 180 तो ऐसे हुआ रे, 180 सीधा ना। एक आंख से देखोगे तो इतने दिखेगा, देखो 150। आज दोनों खोल दे, देखो एने मत भी दिखेगा, दिख रहा है। एक आंख से देखोगे 150, 150 का कवर करोगे, और दोनों आंख से देखोगे 180। कितना, ई तो सबको पता होगा। चला द्विफोक्सी लेंस जो जरा दृष्टि दोष में यूज करते हैं, उसमें ऊपर में अवतल और नीचे क्या होता है, उत्तल। बोलो हाँ, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। नहीं याद रहे तो पहले अ बाद में ऊ, पहले ऊपर बाद में नीचे। क्लियर है। एक आंख से कितना 150 और दोनों से कितना 180। और द्विफोक्सी लेंस में ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस होता है। ऊपर अवतल और नीचे क्या, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को पठन लेंस कहते हैं। अब बोले चला कैसे, उत्तल लेंस में जो जो वस्तु नजदीक आती है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में नजदीक आएगी, दूर आए छोटे बनेगा। अरे बोलवे नहीं करेगा। उत्तल लेंस बड़ा है ना रे। अरे उत्तल लेंस में जो जो वस्तु नजदीक आती है प्रतिबिंब बड़ा कि छोटा, अवतल लेंस में हमेशा छोटा। बोलवे नहीं करेगा। तो भैया हम क्या चाहते हैं, हम लोग एगो लेंस लेके ऐसे से पढ़ते हैं, देखा गोलका ही रहता है, तो उसमें क्या होता है, जो जो नजदीक जाता है हमको बड़ा दिखाई देता है, दूर जाता है तो छोटा। तो इसका मतलब पढ़ने के लिए कौन लेंस, उत्तल की अवतल। क्यों उत्तल, क्योंकि जब वस्तु नजदीक आएगी तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जब दूर जाएगा तो छोटा। अवतल में तो खाली छोटे दिखेगा, छोटा दिखेगा, छोटा हमको और छोटा दिखेगा, तो हम काहे देखेंगे, बोलो ना रे। तो आपको कहेगा पठन लेंस के रूप में कौन सा लेंस, उत्तल। अपवर्तित किरण को ही, अब देख लो चला, एक तो परावर्तित किरण को निर्गत किरण कहते हैं ना, ये आपतित किरण, आई जो ऐसे गया इसी को निर्गत किरण कहते हैं। लेकिन चला अगर अपवर्तन होगा तो आपतित किरण ही है, अपवर्तित किरण जो है यही निर्गत किरण है। बोलवे नहीं करेगा। परावर्तित किरण तो निर्गत किरण है ही है। निर्गत मतलब जो जाएगी, आए, हाँ जाए ना, निर्गत होना मतलब जाना। निर्गत किरण यहाँ परावर्तित किरण है, लेकिन अगर अपवर्तन की घटना होगी तो अपवर्तित किरण जो होगा वही निर्गत किरण होगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, अरे बोलो ना रे। कहते हैं अपवर्तित किरण कौन किरण है, निर्गत किरण है। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, देख लो चला, ई है आपतित किरण है, अरे बोलो हाँ। ई हो गया निर्गत किरण, बोलो हाँ। इसके बीच का जो कोण है यही ना विचलन कोण है रे, बोलवे नहीं करेगा। आपतित किरण निर्गत किरण के बीच का जो कोण है, कौन कौन है विचलन, फिगर बना लो। किरण कैसे गया है देख लो, ये किरण ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। ये जो किरण है यही डेल्टा विचलन कोण है। जल्दी लिख।
हो गया। आप इसीलिए निर्गत किरण पढ़ाए थे। चला, निर्गत किरण होता है अपवर्तित किरण भी, अपरावर्तित किरण भी, दोनों को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। हो गया। निर्गत किरण और आपतित किरण, ये आपतित किरण है। इस दोनों के बीच के कोण को कौन कौन कहते हैं? विचलन। पता चला, इंद्रधनुष में सूर्य के आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें क्या करती है? अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है तब ना 7 रंग में विभक्त होता है। और तत्पश्चात पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, आंतरिक परावर्तन करती है। पुनः यह किरण अपवर्तित होती है तथा विक्षेपित करती है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसको चला थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, न तो मामला हो जाएगा गड़बड़। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। एक आंख से कितना? 150। अब दोनों से कितना? 180। आइरिस प्रकाश पुतली को नियंत्रित करता है कि पुतली आइरिस को? आइरिस पुतली को। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर। बीच वाला भाग हमेशा कैसा होता है? काला। कैसा? काला ना, पक्का ना। अब कै गो बच्चा? 77 गो है भाग। अभी अब आज कै गो हुआ है? आज कै गो हुआ है? 65। कल चला तनी टाइम से आना, ठीक ना? कल 20 में लाइव करेंगे और कल कंप्लीट करेंगे। आज की कार्रवाई यहीं तक।